श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ होते हैं। यहाँ जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरे प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जहां ताराबलम इसका नाम है, सितारे इसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत, ताराबलम जो अपनाता है मुख्य अपने सिद्धांत को, वह उसका मुख्य सिद्धांत है 9 तारा चक्र पद्धति। 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन से अशुभ है, उनकी स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है, इससे हम कैसे सुबह सुबह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस 9 तारा चक्र पद्धति से काफी उपयोगी पद्धति है। इसलिए हम विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। इस YouTube पर भी अलग से वीडियो इस पर रखा। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्रबलम इसका नाम है। और चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। जो भी कोई काम हम जीवन में करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और यदि उसमें शुभ मुहूर्त हो जाए फिर कार्य की सिद्धि में 4 चांद लगने की संभावना रहती है। इसलिए शुभ कोई भी कार्य के लिए यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दिखाता है, चौघड़िया बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। 5वां और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ हम फलते बोलते हैं। अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं निरंतर, जिस प्रकार हमारे लिए सांस निरंतर कार्य करता है उसी तरह फल ये अंक भी कार्य करते हैं और ये शुभ फलदायी भी होते हैं, अशुभ फलदायी भी होते हैं। इसलिए अंकों को पहचान कर, अंकों को समझकर, उन्हें पहचान कर, उन्हें जानकर, उन्हें समझकर, उन्हें अच्छी ढंग से परख कर उपयोग करके हम अंकों की शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और वैसे अंक जो हमें नकारात्मक प्रभाव देने के लिए कृत संकल्प हैं उन अंकों से पूरे जीवन परहेज करते हैं और वह तभी जान सकते हैं जब हम अंकों को समझें, जाने, पहचाने, तभी हम उन्हें परख कर सही उपयोग करके जीवन में शुभता ला सकते हैं। यह प्रस्तुति और साथ ही साथ अंक कार्य तो करते हैं, अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक शुभता और अशुभता के संबंध में क्या संदेश दे रहा है, जी हाँ, उसी प्रस्तुति में इस प्रकार 5 भाग आपके लिए हम सहेज कर लाए हैं, सजा कर लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बना कर लाए हैं, महत्वपूर्ण बनने वाला है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग के 5 अंग होते हैं। पुराणों में लिखा है कि पंचांग के श्रवण करने से, श्रवण मात्र करने से गंगा स्नान तो ले लाभ होता है। जी हाँ, गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से, जो कि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, यह सुप्रभावित होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि, उसमें बैठे ग्रह और उनके स्वामी भी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का श्रवण करने से मात्र से गंगा स्नान होता है, लाभ होता है। यह पुराण में लिखा है।
जी हाँ, हम आपके इस जो कमेंट बॉक्स है, जो नरेशन है, इसमें हमने विस्तृत उस चौपाई की भी जो पुराणों से उद्धृत हमने किया है वह भी वहां वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त पंचांग को स्मरण करें। जी हाँ, कि पंचांग के 5 जो अंग होते हैं: तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इस प्रकार पंचांग के 5 अंग हमारे लिए लाभदायी हैं। ये पंचांग का स्मरण करने से हमारे लिए बहुत ही कार्यकारी होते हैं, शुभकारी होते हैं। जी हाँ, ये श्लोक है जो कि प्रातः उठते ही पंचांग को स्मरण करना चाहिए, जरूर स्मरण करना चाहिए, जिससे पंचांग के 5 अंक का लाभ होता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योग रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। पंचांग के इस श्लोक का स्मरण करके, पंचांग को श्रवण करके, स्मरण करने के बाद पंचांग को श्रवण करना चाहिए और फिर पंचांग को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को स्मरण करके, श्रवण करके और अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें। साथ ही साथ प्रेरित करें इस प्रस्तुति को साझा कर अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को उसके साथ, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण करके, अनुसरण करके, श्रवण पंचांग का को स्मरण करके, श्रवण करके और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के। तो चलिए श्री राम का नाम लेते हुए, और जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान भी, दोनों का नाम उच्चारण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम, जय श्री जय हनुमान। राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। पहला भाग पंचांग से संबंध रखता है। जी हाँ, आज का दिनांक 7 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:07 पर, सूर्यास्त 5:54। आज का दिशा शुल्क पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता। आज का सनराइज, टुडेज सनराइज एट 6:07 AM एंड सनसेट एट 5:54 PM। दिशा शुल आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: दिनांक देववार शनिवार, तिथि रात्रि के 7:17 पर चतुर्थी जो रिक्त तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:17 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति, और आज का दिन आरंभ होता है चित्रा के चौथे पद से। दिन के 11:15 तक चौथा पद, उसके बाद आरंभ होता है स्वाति नक्षत्र का पहला पद जो कि संध्या 6:47 पर, दूसरा पद देर रात्रि मध्य रात्रि 0:30 पर, और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 6:55। योग प्रातः 6:52 तक वृद्धि, तत्पश्चात ध्रुव, और करण प्रातः 6:31 तक बौ, तत्पश्चात रात्रि के 7:17 तक पौलव, और फिर पौलव। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्थी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर हैं, और जब पंचमी तिथि होती है भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, जो अभिषेकी के लिए काफी उपयोगी। इस प्रकार दोनों जो अवधि है, चतुर्थी और पंचमी, ये दोनों आज बहुत ही पहला, चतुर्थी जब तक है भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, तो
जो कि सुखप्रद है। और उसके बाद शिव का वास पंचमी में वृषारूढ़ होता है, नंदी पर सवार होते हैं, जो कि अभीष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ये अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक, अमृत काल कल भोर में 3:53 से 5:38 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 11:15 से कल प्रातः 6:06 तक, विजय मुहूर्त 1:58 से 2:46 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:52 से 6:16 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:25। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि गए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और चलिए अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 9:04 से 10:32 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:07 से 7:35 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:57 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:23 से रात्रि के 7:08। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति की ओर देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ग्रहों की आकाशीय ओम स्थिति नमः को शिवाय। देखते हैं, जो कि प्रातः 5 बजे का है। जी हाँ, चंद्रदेव राशि परिवर्तन किए हैं, जब ये तुला राशि में आए हैं, इसलिए ये कमजोर अवस्था में है अंश के अनुसार। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव बकरी और अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं। याद रखें, कई लोगों के अपने जो निर्णय है, जो उनके खुद के निर्णय हैं, वह प्रभावित हो सकते हैं। ग्रहों की दशा इस तरह की है कि राहु देव बकरी है बकरी रहते ही है, केतु देव बकरी रहते ही है, और ग्रहों का संबंध राहु और शनि देव से हो जा रहा है, जो कि शुभ नहीं है। इसलिए लोगों के निर्णय जो होंगे वह अचंभित करने वाले। अंश के अनुसार हमने देखा स्थिति, ग्रहों की स्थिति को हमने देखा। मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु की राशि में 3 ग्रह है, सम राशि में 5 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। इस प्रकार शनि देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र की नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, जो कि क्रमशः बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि के नक्षत्र में 2 ग्रह, और केतु सूर्य चंद्र तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज कोई राशि का परिवर्तन, किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, और इस प्रकार आज का दिन आपके समक्ष में रखा, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और अब हम चलते हैं दूसरे, तारा बलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, तारा बलम के समक्ष नक्षत्रों के नाम की पूरी, तारा बलम की पूरी सारणी आपके समक्ष, और जो नक्षत्रों के नाम है तारा बलम के सामने, वह बताता है चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वह, और दोनों का मिलान जहां होता है वह बताता है हमारा आज का दिन। यह 9 तरह के परिणाम आज के हो सकते हैं, अपने नक्षत्र, हर नक्षत्र के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, और यह 9 तरह के परिणाम इस प्रकार है। आज का तारा संकेत दे सकता है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, न धन, मित्र याति मित्र का। जब संपत, क्षेम, साधक, न धन, मित्र याति, सॉरी, संपत, क्षेम, साधक, मित्र याति मित्र हो तो शुभता की तरफ संकेत देते हैं, नए कार्य को आरंभ हम उसमें कर सकते हैं। और वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में हो तो अशुभता की तरफ से सावधान करता है तारा, और बताता है कि नए कार्यों का आरंभ न करें,
दैनिक कार्यों में सावधानी। साथ ही साथ जो किताबों में लिखा है परिहार, उसका उपयोग न करके शुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं। इसी के साथ नौ तारा चक्र तारा बलम पद्धति जो है नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे, ये कैसे? इसके लिए इन 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया, पहला से 9वां तक एक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और यह सारणी आपके समक्ष। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव बने, इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिला, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा ग्रह शुक्र देव, इनको मिला दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्य देव बनते हैं, तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और इसी प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और बुध देव को मिलता है 9वां ग्रह, 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और ये सारणी आपके समक्ष ये बनती है, हर नक्षत्रों के स्वामी। ये से आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है फलित का, तो हम अपने चिन्हित करते हैं उस नक्षत्र में जिसमें नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, और यह जन्म जहां नक्षत्र में होता है वह पहला ग्रह बनता है। जी हाँ, यह पहला ग्रह बनता है, और हमारी जीवन की यात्रा इसी ग्रह से आरंभ होती है, इसी दशा महादशा में हुआ होता है। जी, और आप यदि विस्तार से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी दशा महादशा में हुआ होता है। यह कैसे जाने? यह चरितार्थ होता है तो अपने जन्म कुंडली के विंशोत्तरी दशा को देखें, जहां से जीवन यात्रा शुरू होती है। वह पहला ग्रह जो जन्म नक्षत्र है का स्वामी है, वहीं से आरंभ हो रही है, और उस दशा महादशा की अवधि हम पिछले जन्म में भोग करा है, इस जन्म में कितना भोगना है शेष रह गया, यह बताता है। एक जन्म कुंडली को लेते हैं। इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव की दशा की अवधि 19 वर्ष, और जातक को देखें कि 19 वर्ष में से 4 साल ही इस महीने में, 4 साल 6 दिन इस जन्म में भोगने हैं, शेष 14 साल 11 महीना 24 दिन और पिछले जन्म में भोग चुका। इस प्रकार हम हर व्यक्ति अपना निकाल सकते हैं, और कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म हमारा जिस नक्षत्र में होता है, पिछले जन्म में उसकी मृत्यु हुई होती है, और चूंकि इस ग्रह का संबंध पिछले जन्म के मृत्यु और इस जन्म के जन्म ग्रह से है, तो दोनों की दशा महादशा से है, इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी, पहला ग्रह पीड़ादायक। अब वहां से जीवन की यात्रा जहां से शुरू हो रही है, वहां से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़े और बुध तक जाएं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके फिर जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके पहले ग्रह पर विराम। अब पहला ग्रह जो बना पीड़ादायक हुआ, वहां से पहला ग्रह फिर पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये ग्रह जो बने ये पीड़ादायक होंगे, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होंगे वे सुफलदायी होंगे। यहाँ यस, आप देखें आपके पास स्टार है प्रश्न। दूसरा ग्रह संपत्ति का, चौथा क्षेम का, छठा साधक का, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र। जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, इनकी शुभता और अशुभता की जो मात्रा है वो बढ़ती है। इस प्रकार सातवां जो ग्रह बनता है वह अति पीड़ादायक बनता है इस जन्म के लिए। तो अब हम जान सकते हैं इस तरह से कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। तो दशा महादशा का फल कैसा होगा ये क्या नहीं जान सकते? और जब जान सकते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से दशा महादशा का जो शुभ 10 ग्रह के महादशा में है
उसका जो और अंतर्दशा, उसमें हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके योजनाबद्ध तरीके से शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं और अशुभ ग्रहों की दशा महादशा के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि अचानक नहीं हो। इसलिए ग्रह हमें एक तरह का गूगल की तरह मार्गदर्शन करते हैं, ज्योतिष हमें मार्गदर्शन करते हैं। उसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह शुभ ग्रह के अनुसार यदि कार्य किया जाए तो फिर शुभ फल प्राप्त होंगे, और वहीं सावधान रहें अशुभ ग्रहों की स्थिति। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है। संपत्ति जिस भाव में बैठा है जन्म कुंडली में, उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित यदि कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ हो सकता है। वहीं बिजनेस पार्टनर्स आप देखें तो ग्रह है, ग्रहों के बारे में हमने देखा, जन्म दशा महादशा का फल कैसे प्राप्त करें, जन्म कुंडली से कैसे आकलन करें, और नक्षत्र, इन ग्रहों के, शुभ ग्रहों के नक्षत्र हमें शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र हमें अशुभ फल देंगे। तो संपत्ति क्या से, उदाहरण के लिए संपत्ति दूसरा ग्रह बनता है, इनमें जन्मे जातक जो होते हैं इनके नक्षत्र में, ये हमारे लिए संपत्ति के कारक हो सकते हैं। इनसे बिजनेस पार्टनरशिप यदि किया जाए, बल्ले बल्ले संपत्ति के लाभ। वहीं हमारे जो अशुभ तारे हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनके जो नक्षत्र हैं, उनसे यदि ऐसे व्यक्तियों से, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से हम यदि जुड़ते हैं तो हमारे लिए सावधानी के संकेत मिलते हैं। इसलिए हमें बताता है, संकेत देता है कि वहां सावधान रहने का, चाहे वह व्यक्ति कहीं का भी हो, आपके घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, संसार से, कहीं का भी हो, उससे आपको सावधान रहने की, क्योंकि आप उससे जरूरत से ज्यादा जो अपेक्षा करेंगे वो फल नहीं प्राप्त होगा। और यही मार्गदर्शन देता है, ये आपको ये नहीं कहता कि उसे रिश्ता काटना है, लेकिन ये मार्गदर्शन देता है कि आप कैसा फल प्राप्त कर सकते हैं, उम्मीद कैसा हो सकती है। और इस तरह से नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, और इस पद्धति पर हमने वीडियो अलग से भी रखा है, जिससे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा, आप जरूर देखें। नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। और इसी के साथ हम चलते हैं तारा बलम पर वापस। तारा बलम आज का जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वह 11:17 तक चित्रा नक्षत्र में है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र में जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद स्वाति नक्षत्र में जाते हैं। और यह देखें कि आज का फल कैसा है। तो जब तक चित्रा नक्षत्र में है तब तक अपने अपने नक्षत्रों को पहचान कर फल देख सकते हैं। आज का दिन यदि कहें तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक का पहला भाग जो 11:17 तक का नक्षत्र में, जब तक चित्रा में है, और उसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र के जातक के लिए अशुभ, अति अशुभता के संकेत। इस प्रकार अपने अपने नक्षत्रों के फल को हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पहला भाग खेम का, दूसरा भाग तृतीया का। और यदि पुष्य, अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में हुआ तो पहला भाग नैदानिक का, दूसरा भाग मित्र, अति मित्र का। सॉरी, पहला भाग यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग और दोनों भाग मित्र और अति मित्र का। इस प्रकार हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम ग्रहों के जो गोचर का, चंद्रमा के गोचर का फल जान सकते हैं। ये आज के पूरे जीवन काल के लिए नहीं। इस प्रकार हम आपको ले चलते हैं। हाँ, किताबों में जो परिहार आरंभ में भी कहा था, यह केवल जानकारी के लिए, इसका उपयोग न करें, जोखिम न लें। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे। आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, यहाँ गलती से हुआ है, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा गए ही है। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है चंद्रमा का, और इसलिए आज जो चंद्र बलम इसका नाम है, जिस राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, चंद्र बलम के अनुसार आज तुला राशि के परिणाम पूरे दिन के लिए होंगे। तो तुला राशि में चंद्र बलम क्या कह रहा है, संकेत क्या दे रहा है? तो संकेत है मेष, वृषभ, सिंह, तुला,
धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष ग्रहों के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं चौघड़िया पर। चौथे भाग में चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, जो आरंभ में भी हमने बताया था। यह काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो रखा है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और यह हमें चौघड़िया शुभ मुहूर्त बताता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो पूजा पाठ से संबंध हो, ये पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ऐसे सारे कार्य जिसमें हम शुभता की उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 चौघड़िया होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होता है, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 7 चौघड़िया का नामकरण करके 8वां चौघड़िया जो होता है आदि का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया प्रतिदिन और प्रति रात हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और हर साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग हैं, इसलिए इस चौघड़िया का संबंध शासक ग्रहों से भी हो जाता है। और हर शासक ग्रह, हर ग्रह, सातों ग्रह विशेष कार्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, फलदायी होते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं और विशेष कार्य के लिए उपयुक्त। इसलिए हर चौघड़िया का हर संबंध ग्रहों के निमित्त कार्यों से भी हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। चौघड़िया का उपयोग जब भी हम करें तो यह जरूर देख लें कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अभिव्याप्त हो नहीं, क्योंकि दिन का चौघड़िया 3 प्रकार की अशुभता से अभिव्याप्त हो सकता है: वार बेला, काल बेला और राहु काल। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं होती है दिन और रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, इसलिए सूर्य देव और शनि देव उनसे नाराज रहते हैं, सूर्य देव से, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। आप कहेंगे तब शनि का चौघड़िया तो कभी नहीं यूज करना चाहिए। जी हाँ, शनि और मंगल का चौघड़िया शुभ कार्य करने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन शनि कर्म के देवता हैं, वह उन्हें धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्य का उपयोग के लिए वे शुभ फलदायी होते हैं। और इस प्रकार शनि का चौघड़िया प्रतिदिन वह काल बेला से ग्रसित रहते हुए भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं वहीं अगला जो चौघड़िया मंगल चौघड़िया होता है, वह चौघड़िया क्रूर और अनिष्टकारी जरूर है, कोई इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है। और शत्रुहंता के लिए तात्पर्य यह हुआ कि वह आज के संदर्भ में, क्योंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति और समय पर बताता है, तो आज के संदर्भ में शत्रुहंता युद्ध क्षेत्र का मैदान नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र। यहाँ कंपटीशन का, स्पर्धा, आपस में अगर नौकरी में है तो वहां पर स्पर्धा, यदि आप रोग से लड़ रहे हैं वह भी स्पर्धा है, यदि कोर्ट केस में है वह भी। तो दुश्मनों को परास्त करने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए यह काफी उपयोगी। अब आते हैं जो अनुभव के आधार पर काल चौघड़िया पर हमने रोके थे, शनि का। रात्रि का चौघड़िया जो होता है वो प्रभुत्व होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध देव नाराज। रात्रि का चौघड़िया जो बुध देव का चौघड़िया होता है, नाग चौघड़िया, वह काल रात्रि से प्रसिद्ध। इस प्रकार 2 चौघड़िया प्रतिदिन प्रति रात अशुभता से अभिव्याप्त रहते ही है। अब आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया देखें, शनि का चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और बुध के चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है, इसलिए आज का चौघड़िया में अशुभता ज्यादा है, क्योंकि शनि का चौघड़िया से दिन आरंभ, शनि के चौघड़िया से दिन समाप्त। स्वाभाविक है काल बेला से दोनों ग्रसित है। और दिन में रोग चौघड़िया 9:04 से 10:32 तक राहु काल है, और लाभ चौघड़िया 1:29 से 2:57 अपरांत तक वार बेला से ग्रसित। और रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इसलिए शनिवार को बुध का चौघड़िया अशुभता से अधिक व्याप्त रहता है।
शनि का चौघड़िया तो रहता ही, मंगल का चौघड़िया रहता है। इस प्रकार ये चौघड़िया अशुभता से व्याप्त रहती है। इस तरह से हम चौघड़िया के बारे में जान पाए। अब आपको हम ले चलते हैं अंकों के भूमिका। जी हाँ, अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। आइए अंकों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसे समझकर, ताकि उसे सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता ला सके। क्योंकि अंक कार्य करते हैं, और ये अंक जानते हैं, ये अंक होते हैं 1 से 9 मात्र। इसे जानना कितना आसान है, इसे समझना भी आसान है, उपयोग करना भी आसान। और 1 से 9 तक के अंक में पांचवा अंक जो होता है मध्य का अंक होता है। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक के अंक होते हैं, पांचवा अंक मध्यम अंक होता है। एकल अंक ही प्रयोग होते हैं अंक ज्योतिष में। अगर कोई भी अंक, ऐसा अंक 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह आता है, तो वैसे में हम अंकों को में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, और तब हम उपयोग करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। तो 1 से 9 तक अंक और इन अंकों के शासक ग्रह ये हुए। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, ऊर्जा, गुण होते हैं, जो कि इन अंकों में भी समाहित होते हैं। और इस प्रकार जो अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, अनुपलब्ध है, उस अन अंकों से संबंधित जो गुण, ऊर्जा, तत्व की कमी हमें होती है, वही 3 बार यदि कोई अंक हमारे जीवन में अगर अंक जो हमारे जन्म तिथि में आया हो, तो फिर 3 या 3 से अधिक जब भी आता है, तो उस अंक की जो अशुभता होती है आरंभ होती है। और इसलिए उस अंक के तत्व से, गुण से, और जो उनकी ऊर्जा है उसकी अधिकता होने से हमारे जीवन में आगे चलकर परेशानी का सबब है। इसलिए अंकों को पहचानना, आइए समझें कि कौन कौन से अंक हमारे लिए उपयोगी होंगे, कौन से ये नहीं। और इन अंकों को यदि आप देखें, इनके जो तत्व, गुण और उनके जो शासक ग्रह हैं, उनसे संबंधित जो ग्रह, तत्व और ऊर्जा और गुण जो हुए, इसके अनुसार हम अंकों के साम्राज्य में इनके विभिन्न विशेष नामों से पुकारते हैं। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को लिए बॉस से। 2 को रानी से या पार्टनर से। 3 को गुरु से या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्व, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले, झांसा देने वाले आदि व्यक्तियों से। 3 गुरु सलाहकार से। 4 को नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों, झांसा देने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर और न्यायालय। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। अब आपस में भी हम गुणों की विवेचना कर सकते हैं। हम शत्रु के अंकों को की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और ये उपहार चिर होता है, स्थायी होता है, ये बदले नहीं जा सकते। और ये जन्म तिथि के रूप में होता है। जी हाँ, ये जन्म तिथि के रूप में ये उपहार होता है, और यह बदले नहीं जा सकते। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार, जब भी कभी भी पूरे अंकों को हम जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि, ये जन्म तिथि के रूप में जो ईश्वर के उपहार होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और लेकिन हम सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और हमने किया है, एक जन्म तिथि ली है गूगल से, जिसका जन्मदिन आज है। ऐसे तो आज कई व्यक्तियों के जन्मदिन है, जो मशहूर व्यक्ति हैं, उनमें से कई व्यक्तियों के जन्मदिन है। हमने उसमें से एक गूगल के लिए से लिया है, जो कि उद्देश्य शैक्षणिक है। हमने जन्म तिथि जो लिया 7-3-1951, इसमें सभी अंकों को जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करें। अब हमें देखना है कि इनका जो तिथि है, तिथि वह हम खुद होते हैं, यानी यह मूलांक कहलाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। माह, तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं,
तो और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वो हमारा भाग्यांक। और तिथि और माह को जोड़ते हैं तो वह हमारा बनता है बाहरी व्यक्तित्व। साथ ही साथ तिथि माह सॉरी वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद वह अंक जो बनता है उसमें पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यहाँ इनका जो जोड़ा, चूंकि ये पुरुष है तो यह घटाया तो वह 4। अब प्रश्न उठता है, देखिए अंक ज्योतिष पूरा उसका मूल ज्योतिष है अंक पूरा 1 से 9 तक, और अंकों को एक अलग में परिवर्तित करना, साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु कोई अंक नहीं। यहां तक कि ड्राइवर और कंडक्टर भी आपस में शत्रु नहीं हो, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर जब शत्रु होंगे तो जिस तरह बस का चलना आरंभ से मुश्किल होता है, जीवन स्ट्रगल भरा होता है। तो ये जन्म तिथि जो है, जो हमने लिया है, इनके मूलांक 7 होते हैं, भाग्यांक 8 होते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि यदि गणना में या तिथि माह कहीं भी 11, 22, 33 आते हो तो पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध है, जो कि उससे अधूरे कार्य इस जन्म में किए करने होते हैं। और यदि 13, 14, 16, 18, 19 होते हैं गणना में, तो वह पूर्व जन्म के कर्म द्वारा ऋण जो होते हैं वह होते हैं, और वे ऋण इस जन्म में अदा करने होते हैं या कहीं भी हो, इसे याद रखें। अब इनका तिथि तिथि हमने देखा, मूलांक देखा और इनका भाग्यांक देखा। अब प्रश्न उठता है कि कौन से अंक इनके मिसिंग है। यदि हम मान के चले कि इनका जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक, यदि शत्रु अंक है तो हम कौन सा अंक इनके लिए उपाय करें जो कि दोनों के मित्र अंक होंगे, तभी सामंजस्य बनेगा। और इसके लिए हमें ढूंढने होते हैं कि कौन कौन से अंक इनके मिसिंग है, या कौन कौन से अंक एक बार आए, क्योंकि 2 बार आए हुए हैं, यदि हम फिर प्रयोग करते हैं तो तीसरा बार हो जाता है। तो प्रयास करते हैं कि एक अंक जो आए हुए हैं और जो मिसिंग अंक है, कहीं कहीं नहीं आए हैं, इन अंकों का प्रयोग करें। तो चलिए जातक के लिए देखते हैं कि इनके कौन कौन मिसिंग अंक। तो इस जातक का हमने लो सो ग्रेड लिया है, आपके समक्ष लो सो ग्रेड के एक ग्रिड रखा है जिसमें 9 अंक बॉक्स है, और 9 बॉक्सों में सभी अंक को रखा गया है। और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों देखें तो सभी कुछ न कुछ अंक को बताते हैं। यदि ये 3 अंक में से 2 अंक उपलब्ध हैं तो परिणाम 66%, सभी अंक उपलब्ध हैं तो 70%, एक है तो 33%, कोई नहीं है तो 0। अब इस जातक का यदि हमने देखा 7-3-1951 जिनका जन्मतिथि है, इनका मूलांक 7 होता है, भाग्यांक 8 होता है, एंजल नंबर 4 होता है। यदि हम यहाँ रखने का प्रयास करते हैं तो इनके जो मिसिंग अंक निकलते हैं वो 2 और 6 होते हैं। और एक अंक आप देखें, एक अंक जैसा है जो कि 2 बार प्रयुक्त हुआ है, बाकी सभी अंक इनके लिए एक अंक प्रयुक्त हुआ। और आप देखें इनकी जो थॉट प्रोसेस है वह 100% दे रहा है, इनका जो विल पावर प्लेन है वह 100% दे रहा है, वहीं इनका जो एक्शन प्लेन है वह 33% दे रहा है। और साथ ही साथ इनका इंटेलिजेंट लेवल 66%, इनका इमोशनल लेवल 7%, और प्रैक्टिकल प्लेन इनका 66%। जी हाँ। अब प्रश्न उठता है कि यदि आपस में शत्रु अंक हैं तो ये अंक तो हम जान गए कौन से अंक लाएंगे, लेकिन स्रोत क्या होगा। इस स्रोत के लिए मोबाइल अंक का प्रयोग करते हैं तो वह आगे जाके काम आता है, और कुछ देर के लिए काम होता है जब प्रयोग करते हैं तब, क्योंकि व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मोबाइल भी हो सकता है। गाड़ी ले तो भी वही बात है, वह वाहन हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार भी हो सकते हैं, मकान में भी वही बात है। इसलिए ऐसा अंक होना चाहिए जो जन्म से ही मिले उसको और मृत्यु तक जाए, वो होता है नाम। जी, नाम में काफी ऊर्जा होती है, और इसलिए नाम में इनकी ऊर्जा के कारण इनका नाम जो है में काफी, कोई किसी भी व्यक्ति का नाम जो ऊर्जा होता है, नाम की ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण होती है, काफी उपयोगी होती है, और काफी प्रभावी होती है। इसलिए नाम का जो अंक होता है वो काफी ऊर्जा देता है। और नाम का पहला जो शब्द होता है वह ज्यादा
प्रभावी होता है, और नाम के पहले शब्द में से भी पहला अक्षर वह भी प्रभावी होता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। अब आप कहेंगे कि नामांक कैसे निकलेगा, क्योंकि नाम में तो अक्षर होते हैं। जी हाँ, नाम में अक्षर जरूर होते हैं, लेकिन इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं, और इसलिए अंकीय इन अक्षरों के को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर हम नाम का नामांक निकालते हैं, नाम के पहले अक्षर का भी अंक निकालते हैं। तो जातक का यदि देखें, इस जातक का नाम जो है, इनको ओम प्रकाश भट्ट है, जिसे बोलचाल में इसे ओपी भट्ट कहा। जी हाँ, ये स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन। इनका नामांक देखें 3 पर है, नाम का पहला अक्षर 7 पर है, इनका मूलांक भी 7 है, और नाम का पहला अक्षर भी 7 दे रहा है। तो इस प्रकार इनका नामांक जो होता है, और इनका जो नामांक 3 दे रहा है, और इस प्रकार इनके अंकों में यदि देखें 2 6 उपलब्ध नहीं है, और ये 3 अंक हम लेकर चलते हैं, ये 3 अंक शत्रु है या नहीं। तो चलिए अब हम शत्रु अंक पर थोड़ी चर्चा करें। इन सभी अंकों को हम जोड़ नोट कर लें, और उसके बाद हम देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। आप इनको देखें तो 1 के 8 है, इनका मूलांक 7 जाता है, भाग्यांक 8 होता है। इनका मूलांक 7, भाग्यांक 8, और 7 और 8 आपस में शत्रु नहीं है। 8 के शत्रु 1 2 9 4 8 है, और इनका बाहरी व्यक्तित्व 1 दर्शाता है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो यहां पर नोट करें कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। 4 4 के शत्रु, 7 7 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु। इसलिए इन अंकों का जो पुनरावृत्ति है वह शुभ नहीं होता है। चाहे हम व्यवहारिक जीवन में भी गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि में यही इन अंकों को बार बार लेते हैं। शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, इसलिए शून्य को बार बार कभी भी मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, अंतिम अंक भी नहीं रखना। और वहीं दूसरा अंक जो होता है, कहीं भी हम इन अंकों का ज्यादा प्रयोग ना करें। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स और हार्म ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इस जातक का ओपी भट्ट साहब का वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि अति उत्तम है। आप देखिए इनका भाग्यांक 8 पर है, और इनकी ठनी किससे रही? सरकार से। जब इनके स्टेट बैंक के एम्प्लॉय स्ट्राइक किए थे, उन्होंने स्ट्राइक को सपोर्ट किया। स्टेट बैंक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक ओपी भट्ट के टाइम में हुआ, और कर्मचारियों से मिले हैं, कर्मचारियों से इनका अच्छा व्यवहार था, इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक राइट किया, कई रिवार्ड। तो इस प्रकार जो है ये अंक कितने कार्य करते हैं हम जान सकते हैं। आपके समक्ष शत्रु अक्षर की भी सूची हमने रखी है। हर अक्षर का, हर अंक का, नाम का पहला अक्षर, शहर का पहला तो शत्रु अक्षर होगा, वह भी आपके समक्ष। इसके साथ ही पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करें? जी हाँ, साल कैसा बीते, इसे रनिंग एज को देखते हैं। साथ ही साथ जो वो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रख देते हैं, और फिर अंक निकालते हैं। जो भाग्यांक निकलता है वह रनिंग एज और मूलांक और भाग्यांक से कैसा संबंध है उसके अनुसार होता है। इनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। रनिंग एज 3 है, जो कि शुभ है। वहीं इनका मूलांक जो है, इनका जो भाग्यांक आ रहा है वो 2 पर, इसलिए 75% गुड, 25% नीड्स स्पेशल ऑब्जर्वेशन। लेकिन चूंकि हम और अंक भी इनके पास होंगे, गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि, इसलिए यहाँ भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, ये उद्देश्य साक्ष्य। तो चलिए, अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे अंक बोलते हैं। यहाँ अंक बोलते हैं, और ये अंक होते हैं आज का 2। और ये 2 अंक सभी अंकों के लिए मित्रवत नहीं, ये कुछ के लिए मित्रवत है, कुछ के लिए शत्रुवत है, कुछ के लिए अति शत्रुवत। तो 1 10 19 28, 2 11 20, 3 12 21,
तथा 5/14/23 के साथ कि जो जन्म किसी भी माह के जन्मे होंगे जातक उनके लिए अति शुभ है, शुभ है। वहीं 6/15/24 तारीख को जन्मे किसी भी माह के लिए उनके दिन सामान्य रहने की संभावना है। और शेष अंक में जन्मे शेष तिथियों को जन्मे जातक के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो अंक 4, 7, 8 और 9 के साथ शत्रु, इसलिए इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी साबित। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, आरंभ में जैसे हमने कहा था, पंचांग को स्मरण करने से, श्रवण करने से और अनुसरण करने से लाभ होता है। इसलिए साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे प्रेरित हो सके पंचांग को स्मरण करने, श्रवण करने और अनुसरण करने को, और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, ताकि हम उनके इस प्रयास में होने के भागी माध्यम बने। साथ ही साथ आप भी पंचांग को स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें। इसी के साथ ही हम आज के दिवस के देवता शनि देव से राम तथा उनके भक्त हनुमान से कामना करते हैं आपका दिन शुभ हो और आपके लिए उनकी असीम कृपा बनी रहे। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय